नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्जाम लिमिट के इस शानदार पे। और आज हम देखने जा रहे हैं जो डेली करेंट अफेयर का हमारा सीरीज है, उसमें आज हम देखेंगे 16 मार्च के डेली करेंट अफेयर्स, जिसमें कि हम देखने जा रहे हैं कि आज के जो 15 मोस्ट इंपोर्टेंट जो करेंट अफेयर्स में जो टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट 15 टॉपिक देखेंगे और साथ साथ 10 मोस्ट इंपोर्टेंट उसके एमसीक्यू भी देखेंगे। और हमारा एग्जाम फोकस ये है कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी का, रेलवे का, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। और इस टॉपिक में हम बहुत डिटेल में सारी चीज़ कवर करने का प्रयास करते हैं डेली बेसिस। तो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। आप देखिए आज का जो हमारा जो एजेंडा है उसकी तरफ बढ़ते हैं और समझने की सारी चीज़ प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो रास्ते की मुश्किलें भी छोटे लगने लगती है। बस निरंतर प्रयास करते रहिए। क्या बोला हूँ? बस निरंतर प्रयास करिए। तो ये चीज़ आपको बिल्डअप करना होगा। और चलिए तो आप बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, सारी चीज़ डिटेल में समझते हैं। देखिए बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ कवर करने का प्रयास किया गया है और आप लोग अगर इसे आउटपुट के रूप में लेते हैं तो आप लोग को बहुत बेहतरीन होगा। तो जितने भी टॉप करंट अफेयर है सारी चीज़ कवर करने का प्रयास किया गया है। देखिए एक मिशन लॉन्च हुआ है, जल जीवन मिशन, आप लोग सुने होंगे। उसी के अंदर में सुजल गांव आईडी भी अभी उसी मिशन के अंदर में ये शुरू हुआ है। अब ये क्या है इसके बारे में तो बात करते हैं। देखिए इसे जो शुरुआत किया था 14-15 मार्च को 2026 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री वो इन्होंने शुरू किया था और इसे लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य जो है वो है ट्रैकिंग और योजनाओं को क्रियान्वयन रूप से पूर्ण रूप से पारदर्शिता लाना। कौन से मिशन का? ये सुजल गांव आईडी मिशन का। इसका है कि पूर्ण रूप से कैसे पारदर्शिता लाया जाए इस मिशन के अंदर में और इसको सटीक जानकारी कैसे मिले। इसी के तहत आपको देखने को मिलता है ग्रामीण जल आपूर्ति योजना को सटीक मैपिंग और डिजिटल निगरानी के लिए ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की पहल की गई है सुजल गांव आईडी का। साथ में यह जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पाइप, देखिए ये सब आपको ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति योजनाओं को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करने वाला प्रणाली है। कौन सा? ये सुजल गांव आईडी आपको दिया जा रहा है, जिसमें कि जल जीवन मिशन जो चल रहा था ये आप देखेंगे 15 अगस्त 2019 से ही चल रहा था। ठीक है। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण भारत के सभी घरों में नल से स्वच्छ जल पहुंचाना है। हर घर नल जल जिसका थीम भी है। ठीक है, हर घर जल। तो इस थीम के साथ में ये काम कर रहा है। तो आपसे अगर पूछ ले कि ये सुजल गांव आईडी क्या है, ये दोस्तों रिलेट करता है जल जीवन मिशन से। जल जीवन मिशन जो है उसी से रिलेट करता है और ये अभी लॉन्च ही हुआ है। आप यहाँ पर डेट देखेंगे 14-15 मार्च को ही इसको लॉन्च ही किया गया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा। ठीक है। तो ये कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय के अंदर में आता है। ठीक है। तो यहाँ से आपको कोई भी जो भी जितनी जानकारी चाहिए, यानी कि जो चीज़ पूछा जा सकता है वो सारी चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ और आपको समझा भी दिया हूँ। राइट। तो अब आपके एग्जाम में अगर सुजल गांव आईडी आता है तो आप लोग कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसी तरीके से हम पूरे 15 टॉपिक देखेंगे। उसके बाद में हम उसके 10 एमसीक्यू भी देखेंगे और मैं इंग्लिश में भी कन्वर्ट करने का प्रयास किया हूँ। यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी बहुत सारी चीज़ कंटेंट प्रोवाइड करा दिया हूँ, तो आप देख लीजिएगा। चलिए आज हमारे लिए एक बहुत ही खास और मेजर एक डेवलपमेंट देखने मिला है इंटरनेशनल न्यूज में, जिसमें कि अमेरिका द्वारा ईरान के जो खार्ग द्वीप है उस पर हमला किया गया है। अब ये दोस्तों क्यों इम्पोर्टेंट है तो इसके बारे में आप थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए ये खार्ग द्वीप जो है आप देखेंगे ईरान का 90% जो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑयल रिजर्व जो है, जहाँ से क्रूड ऑयल जो रिजर्व है वो इसी खार्ग द्वीप पर रहता है, लगभग 90%। ठीक है। और आप देखेंगे ये इतने बड़े जो ये सब जो टैंकर बना हुआ है, थोड़ा समय दे दीजिए। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि इतने बड़े जो ये टैंकर सब आप देख रहे होंगे, जैसे कि ये सब देखिए, ये देखिए ये टैंकर जो है ना, इसमें दोस्तों ऑयल रहता है, क्रूड ऑयल जो रहता है वो है। और इस पे आपको देखने को हमें मिलता है कि ये द्वीप जो है ईरान के तेल निर्यात का मुख्य केंद्र है, जहाँ से तेल को एक्सपोर्ट किया जाता है, मुख्य केंद्र है। और इस हमले के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमत जो है वो भारी उछाल 150 प्रति बैरल तक भी पहुंच जाने की आशंका है। यहाँ पे ईरान, अमेरिका ने बहुत तगड़ा यहाँ पर हमला किया है। आप देखेंगे बहुत ही भयावह, बहुत सारे विजुअल्स आया था जिसमें कि पूरे आग वाग बहुत बेहद बहुत ज़्यादा ही फैला था। लग रहा था कि जैसे कि कोई मूवी की शूटिंग चल रहा है या
मूवी में जिस तरीके से वीएफएक्स यूज होता है, लेकिन ये यहाँ पर अटैक किया गया था अमेरिका द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे अमेरिका ने फारस की खाड़ी में ये जो है प्रमुख तेल टर्मिनल जो है खाड़ी द्वीप पर बमबारी की है, तो ये फारस की खाड़ी के बीच में है। साथ ही साथ आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे ये जो चीज़ें हो रहा है कि पहले से ही पता होगा कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच सैन्य की बढ़ते संघर्ष के बीच में गंभीर रूप ले लिया है, जिसमें कि इस तरीके के बड़े हमले की गई है। तो एग्जाम में पूछता है कि खार्ग आइलैंड कहाँ है, तो खार्ग आइलैंड बहुत ही पेपर में मस्ट है। अभी आप एडी एग्जाम देंगे तो उसमें आपको ज़्यादा चांस है कि ये पूछ ले कि खार्ग आइलैंड कहाँ पे है, तो ये ईरान में था और यहाँ पे अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिका ने यहाँ पे हमला कर करके इसे नस्तानाबूद करने का प्रयास किया है। और इस सबसे बड़ी बात यह है ना कि इसमें अब पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है कि $150 तक प्रति बैरल तक जा सकता है। इतनी आशंका है कि $150 प्रति बैरल तक जा सकता है, यानी पेट्रोल यहाँ से महंगा होने की पूरी चांसेस है, ठीक है। तो खाड़ी द्वीप कहाँ है, फारस की खाड़ी के बीच में। और इसके स्टेट की बात करूँ तो हॉर्मुज जलमर्दुज जो है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, ये भी फारस की खाड़ी को ही ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। क्या बोल रहा हूँ कि अगर हॉर्मुज के बारे में पूछ ले, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो क्या है, तो कौन कौन देश को जोड़ता है, तो आप देखेंगे कि ओमान की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। इसके बारे में हम पिछले भी बात किए हैं। तो ये तो आज का जो मेजर डेवलपमेंट जो हमें देखने मिला है वो खार्ग आइलैंड के बारे में है। तो आपको पता होना चाहिए खार्ग आइलैंड क्या था। मेक श्योर आपको पता हो गया होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना ऑयल रिजर्व वगैरह जो है, और मुख्य केंद्र है ये मुख्य केंद्र ईरान का एक तेल निर्यात का मुख्य केंद्र रहा है। इस पर हमला कर दिया है अमेरिका ने और बहुत भयावह रूप ले लिया है। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। यहाँ पे जस्ट बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं क्योंकि आप देखेंगे ब्रिक्स और पश्चिमी एशिया संघर्ष पर भारत का रुख क्या है। आप यहाँ पे क्योंकि ब्रिक्स जो है ये ब्रिक्स इसलिए बना था कि जो वेस्ट पावर जो है, जो नाटो हो गया और भी उनके बहुत सारे अलायंसेस है, तो वेस्ट पावर को काउंटर करने के लिए यहाँ पे ब्रिक्स लाया गया था। अब लोग ये देख रहा है कि यहाँ पे वेस्ट पावर जो वेस्टर्न पावर जो जैसे अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया, तो अब ब्रिक्स वाले लोग क्या कर रहे हैं, जो एशिया में इतनी बड़ी जो संगठन है ब्रिक्स में आप देखेंगे जैसे कि ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका, ये पूरे ये जो 5 जो कंट्री है मेंबर कंट्री है। इसके अलावा भी जैसे सऊदी अरबिया हो गया, ईरान हो गया, वो भी इनके मेंबर्स हैं। तो अब सोचने वाली बात है अब इनका रुख क्या होगा, तो भारत के लिए एक समस्या हो गया है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ बातें आपको समझाते हैं। सबसे पहले कि भारत के लिए क्या समस्या कि भारत जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। और कब से, 12 मार्च 2026 को ब्रिक्स शेरपाओं की बैठक में आयोजित की गई थी, ठीक है। तो भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रही है। अब 12 मार्च 2026 को ब्रिक्स की शेरपाओं की बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें हमें देखने मिलता है कि ब्रिक्स जो है आप देखेंगे कि वर्तमान का अध्यक्ष कौन है, भारत के रूप में ब्रिक्स काम कर रहा है, ठीक है। और इस मुद्दे पर आम सहमति बनाना मुश्किल हो रही है। क्योंकि ब्रिक्स के कुछ सदस्य जो है जैसे कि ईरान, सऊदी अरब, यूएई सीधे तौर पर इस संघर्ष से जुड़े हैं। अब भारत के लिए मुसीबत ये है कि आखिर ये किन को साथ दे। आप देखेंगे कि यहाँ पे ईरान है, ईरान का लड़ाई चल रहा है, सऊदी है, अरब है, यूएई, क्योंकि आपस में भी ये लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से। आप देखेंगे ईरान लड़ रहा है, सऊदी अरब लड़ रहा है, यूएई लड़ रहा है, साथ ही जो वेस्टर्न कंट्री है वो तो लड़ ही रहा है। तो बड़ा मुश्किल है भारत के लिए, भारत आखिर उसका रुख क्या करे, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे आप देखेंगे ईरान ने ब्रिक्स देशों की ओर से अमेरिका और इजराइल के हमले की निंदा करने की भारत से पहल करने का आग्रह किया है, कि भारत को बोला गया कि आप इसका निंदा करें इस तरीके से। क्योंकि आप देखें कि ईरान में देखने को मिलता है कि 150 लड़की को मार दिया गया एक ही एक जो स्कूल पे बम फेंक करके, जो हॉस्टल था उस पर बम फेंक करके। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ये चीज़ें हो रहा है। तो लेकिन आप लोग ये चीज़ जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के लिए बड़ा मुसीबत है, बैलेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसे अमेरिका को भी बैलेंस कर रहा है, इजराइल भी है, यहाँ पे ब्रिक्स कंट्री अलग ही है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में अभी जो चीज़ें जो सिनेरियो जैसा बन रहा है, अब भारत के लिए खुद के लिए भी जो एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो भी खुद अपने आप में एक टेंशन बनी हुई है, कि आखिर एनर्जी सिक्योरिटी कैसे सॉल्व किया जाए, राइट। तो ये सब चीज़ें अभी चल रहा है। तो ये आप लोग के लिए आज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था।
आज जो भी टॉपिक मैं सेलेक्ट किया हूँ सारे टॉपिक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आराम से आप बैठ जाइए। और कुछ लोग बोल रहे थे क्या इसे लिखते रहना है। देखिए पढ़ाई करने का मतलब है कि अगर आप कहीं बैठे हैं ना, तो देखिए अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो नहीं लिखिए, लेकिन सबसे अच्छा पढ़ाई यही होता है कि आप लिखते रहिए। आप लिखते रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर वही चीज़ सेपरेट जब आपके पास आईडी होता है, डायरी होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि 1 साल बाद आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हाँ इतने दिन हमने मेहनत किया। और करंट जो है हर एक एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर आप सिविल सर्विस देते हैं या बीपीएससी देंगे तो उसमें आपको लगभग 35 से 40 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर से ही आ जाता है। तो करंट अफेयर एक बड़ा सेक्शन है, और इस सेक्शन को आप सोचेंगे कि हम एग्जाम से 15-20 दिन पहले आकर के एक मैगजीन खरीद कर ले, नहीं पॉसिबल है। अच्छा ऑप्शन यही है कि आप डेली उसको करते रहिए, और डेली आप उससे पकड़ बनाएंगे ना तो बहुत सारी चीज़ समझ में आएगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेगा। और फिर आपको फिर टेंशन ही नहीं होगा, कोई भी एग्जाम क्रैक होगा करंट अफेयर के थ्रू। बहुत पावरफुल करंट अफेयर आज के डेट में हो गया, राइट। चलिए अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो इससे इन्वॉल्व जो आप देखेंगे विदेश मंत्रालय से इन्वॉल्व है, ठीक है। अब ब्रिक्स के समूह के बारे में जो मेजर जो कंट्री है, ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका, ये इसके मेजर कंट्री है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि किस चीज़ के स्टेक्स में ब्रिक्स के अंदर देखेंगे 2006 में बना था ये, और 2010 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने से ये ब्रिक्स हो गया। पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि ये BRICS ही था, लेकिन यहाँ पे 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें जुड़ गया है, राइट। तो ये ब्रिक्स से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेन चीज़ें आप अगर AUD एग्जाम देंगे तो आपको ये पूछ देगा कि ब्रिक्स का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये भारत है। कौन है? भारत है। और क्या ईरान इसके मेंबर कंट्री है, तो हाँ ईरान भी मेंबर कंट्री है, सऊदी अरबिया भी है, UAE भी है, ठीक है। बाकी ये जो 5 जो नेशन कंट्री है वो भी है। तो आपको अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ पता होना चाहिए। देखिए ये सब टॉपिक जो है बहुत हॉट टॉपिक है, आपसे डेफिनेटली पूछ लेगा। पिछले भी देखा गया है कि उस समय भी पूछा गया था। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे का भी एक पुट कर दिया हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं, और आपका AUD एग्जाम को टारगेट करते हुए वो मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले कि इसका देखेंगे ना तो वित्त मंत्रालय द्वारा 2025-26 आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था, ठीक है। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है मेन, वो है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था के उच्च विकास दर, स्थिर वृद्धि, आर्थिक बुनियाद और लचीलेपन का आधिकारिक विश्लेषण हमें देखने को मिलता है। अब क्या है तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल रियल GDP जो है, जो रियल GDP के वृद्धि का अनुमान जो है ये 7.4% है। रियल GDP जो है 7.4% है। इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, आप इन सबको पता होना चाहिए। कृषि क्षेत्र में दोस्तों देखेंगे तो कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है 3.1% का यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, 3.1%। उसके बाद उद्योग में 6.2% और सेवा क्षेत्र में 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ये सारी चीज अनुमान है, राइट। मुद्रास्फीति के बारे में बात कर लें, यानी इन्फ्लेशन के बारे में, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 तक 1.7 के रिकॉर्ड के निचले स्तर पर आ गई है। साथ ही आगे देखेंगे डायरेक्ट टैक्स की हिस्सेदारी जो है बढ़कर यह 58 पॉइंट्स हो गया है, 58.8% में देखने को मिला है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। और इससे रिलेटेड मंत्रालय कौन सा, तो फाइनेंस मंत्रालय आता है, यानी कि वित्त मंत्रालय। और 16 जनवरी 2026 तक फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेक्स रिजर्व में देखेंगे कि 771.4 बिलियन डॉलर था 16 जनवरी तक। तो दोस्तों ये इकोनॉमिक सर्वे था जो मेन में जो हाईलाइट है वो, और हम डेली कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के लिए एक इकोनॉमिक सर्वे या बजट से रिलेटेड चीज़ें रख दे, ताकि क्योंकि आप एग्जाम देने जाएंगे ना तो क्वेश्चन तो इससे पूछता है। तो इसीलिए एक ही साथ इतना सारा बर्डन लेने से अच्छा कि धीरे धीरे करके हम इसे भी देखते चले। तो राइट, तो ये यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे था। चलिए आप बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है NDMC लिमिटेड 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन क्या है। तो दोस्तों तो यहाँ पे आप लोग से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग अच्छा लग रहा है ये हमारा सीरीज जो अच्छा लग रहा है, इसको आप लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, राइट। ताकि आपका जो ये जो करंट अफेयर जो है, जो एग्जाम में आप बैठते हो कि आपको सीधा करंट लगाता है, उसी करंट को ख़त्म करना है। अब आप करंट को एकदम उसको करंट लगा दीजिए जो कि समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे काम होगा। देखिए इस तरीके से काम करेंगे ना तो आपका वनडे एग्जाम हो, अगर आप सिविल सर्विस के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो। और ये जो भी कंटेंट जो है, ये कंटेंट 1-2 सोर्सेज का नहीं होता है, इसका सोर्सेस बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, बहुत सारे मटेरियल हमें स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद हम कंटेंट रेडी करते हैं। फोकस ये है कि आप लोग का एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ओके, तो इसी फोकस के साथ चल रहे हैं फिर से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनडीएमसी लिमिटेड के बारे में। इसमें हमें 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन देखने को मिला है। अभी क्या है, तो भारतीय खनन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया गया है। वो क्या है, तो आप देखेंगे कि एनडीएमसी लिमिटेड जो है, एनडीएमसी लिमिटेड जो है एक ही वित्तीय वर्ष में यानी फाइनेंशियल ईयर जो है 2025-26 में 50 मिलियन टन, जो 50 मिलियन टन का जो आयरन ओर जो होता है उसका उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी बन गई है। तो देखिए, अगर पहली कंपनी बन गया तो आपको पता होना चाहिए ये पहली कंपनी कैसे बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एनडीएमसी का जो लोकेशन के बारे में बात करें तो एनडीएमसी लिमिटेड जो है ये इस्पात मंत्रालय के अधीन आता है। कौन सा? इस्पात, जिसको आयरन बोलते हैं, आयरन मंत्रालय के अंदर में ये अधीन आता है। और एनडीएमसी के स्थापना के बारे में बात करती है 1958 में हुई थी, और ये भारत की एकमात्र नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। देखिए, एकमात्र नवरत्न सार्वजनिक कंपनी है, ठीक है, जिसे पीएसयू बोलते हैं, ये आपको एकमात्र, तो इसीलिए एनडीएमसी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका लक्ष्य जो था उन्हें भी समाप्ति से पहले हासिल कर लिया। तो ये एनडीएमसी से रिलेटेड कुछ बातें था, अब बहुत बढ़िया चीज़ें हैं ये चीज़ें। तो एनडीएमसी के बारे में हमसे पूछे तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आहार 2026 अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला की तरफ। तो यहाँ पे आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला ये क्या है, तो दोस्तों ये जो आपको देखने को मिलता है ये 10 से लेकर 14 मार्च 2026 तक भारत के मंडप में ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसके तहत 40 साल के इतिहास में, कितना 40 साल के इतिहास में पहली बार इटली को पार्टनर कंट्री का दर्जा मिला है, पार्टनर कंट्री का दर्जा मिला है। ये आहार 2026 जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला है उसमें तो बोलेगा कि ये पहली बार ये पार्टनर कंट्री का दर्जा किसको मिला है, तो इटली को मिला है। किसको? इटली को मिला है पहली बार, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप देखेंगे आहार जो है दक्षिण एशिया के अग्रणी B2B खाद्य और आतिथ्य मेलों में से एक है, राइट। इस बार कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, तो आप देखेंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MOPA और ITPO नई दिल्ली में इसका आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, साथ ही साथ आप देखेंगे कि ITPO जो है इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत सरकार की नोडल व्यापार संबंधन एजेंसी है, इससे रिलेटेड। तो ITPO के बारे में आपको पता हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ें जो चल रहा था, आहार जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला है ये कहाँ पे हुआ है ये आपसे पूछ लेगा। और इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें पहली बार इटली इसका पार्टनर कंट्री बना है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए हम 10 MCQ भी लाए हैं। अभी 15 टॉपिक देखते हैं, उसके बाद में इसी से रिलेटेड हम 10 MCQ भी देखेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ बनाया गया है। अब देखिए, आज का एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट आपको एक टॉपिक देखने को मिलता है, जिसमें कि नए पौधे की प्रजाति के बारे में पता चला है, जिसका नाम है ऑसबेकिया जुबिन गर्गियाना, ऑसबेकिया जुबिन गर्गियाना। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है, ये आसाम के पर्यावरण वैज्ञानिकों ने एक वनस्पति की खोज की गई है। कहाँ पे खोज हुई है? असम में, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको सारी चीज डिटेल में थोड़ा बताते हैं, राइट। तो देखिए, गुवाहाटी विश्वविद्यालय जो है, गुवाहाटी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक नई पौधे की प्रजाति खोज की है। इसका नाम प्रसिद्ध असमिया गायक जो है जुबिन गर्ग के नाम पे इसको रखा गया है, करके नाम पर रखा गया है। इसका नाम जो है ऑसबेकिया जुबिन गर्गियाना रखा गया है। इसीलिए देखिए, ये पौधा आप देख रहे होंगे, यही पौधा कितना सुंदर है, इसका खोज किया गया है और इसका नाम रखा है जुबिन गर्ग के ऊपर। जुबिन गर्ग के बारे में जानते हैं दोस्तों, पिछले साल इनका मृत्यु हुआ था और ये असम के बहुत पॉपुलर सिंगर है। आप इनका बॉलीवुड में भी गाना देखेंगे, क्रिस मूवी आप देखते होंगे तो वहाँ पे जो बहुत ही ज़बरदस्त जो सॉन्ग जो है, जिसमें आप देखेंगे कि कंगना रनौत है, उसके बाद ऋतिक रोशन है, तो वो प्ले किया था रोल, ठीक है। जुबिन गर्ग बहुत बेहतरीन सिंगर था, पिछले साल इनका मृत्यु हो गया, तो उन्हीं के नाम पे ये इस पौधे का नाम रखा गया है। तो अगर आप पूछ ले कि ऑसबेकिया जुबिन गर्गियाना क्या है, तो बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं, ये बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ से आप क्वेश्चन करके जाएंगे, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे देख लेते हैं कि यह प्रजाति असम के मानस जो राष्ट्रीय उद्यान जो है, घास मैदानों में ये खोजी गई है। कहाँ पे? मानस जो राष्ट्रीय उद्यान जो है, मानस नेशनल पार्क जो है, वहाँ के मैदानों में खोजी गई है। बहुत अच्छी बात है। तो इन्वॉल्व में देखेंगे, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है आसाम में है, आपको देखने मिलता है, और ये यूनेस्को के वर्ल्ड साइट में नामित है। यूनेस्को के साथ ही एक टाइगर रिजर्व
और इफ एंड रिजर्व भी है। तो मानस जो है इससे रिलेटेड बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और ये सब जो सवाल जो है, ये सब समझिए 99% चांस है कि आपका एग्जाम जो है, चाहे बीपीएससी एईडीओ हो, या आप यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है, या आपका 72 का जो एग्जाम होगा बीपीएससी का, उसमें आपको बहुत सारे ये सब ज़्यादा कुछ चांस है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले। ओके, तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हैं, इस तरीके से बात करते हैं। यहाँ पे अब बात करते हैं सिल्वर पीट क्रेटर के बारे में। ये सिल्वर पीट क्रेटर क्या है, थोड़ा इसको बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, आप देखेंगे कि जियोलॉजिस्ट की हालिया शोध में एक प्राचीन रहस्य सुलझा है, और रहस्य क्या है वो आपको थोड़ा बताते हैं। नॉर्थ सी में स्थित एक सिल्वर पीटर क्रेटर के बारे में यह पुष्टि हो गई है कि इसका निर्माण लाखों वर्ष पहले एक विशाल क्षुद्र ग्रह के टकराने से हुआ है। यानी कि जो जियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने बताया कि सिल्वर क्रेटर के बारे में पुष्टि ये है कि इसका निर्माण जो लाखों वर्ष जो है एस्टेरॉयड के टकराने से हुआ था। और इसी में आपको देखने को मिलता है कि वैज्ञानिकों द्वारा भूगर्भीय नमूनों का विश्लेषण करके इस बात की पुष्टि की गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पे नमूना जो लिया गया था, भूगर्भीय नमूनों का विश्लेषण करके इस बात की पुष्टि की गई है। देख रहे हैं ये क्रेटर है, यहाँ पे एस्टेरॉयड आया था, यहाँ पे टकराया था। देखिए ये अभी इस तरीके से, और जैसे एस्टेरॉयड आया तो यहाँ पे टकराया तो इतना ज्वालामुखी यहाँ पे जनरेट हुआ। तो ये सब चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, सिल्वर पीट क्रेटर के बारे में ये जानकारी है। ये आपको देखने मिलता है कहाँ पे लोकेशन इसमें इन्वॉल्व देखने को मिलता है, तो उत्तरी नॉर्थ सी जो है वहाँ पे, जो उत्तरी सागर जो है वहाँ पे देखने को मिलता है। और क्रेटर अक्सर क्यों बनता है, तो ये उल्का पिंड या क्षुद्र पृथ्वी टकराने के कारण ये बनते हैं क्रेटर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि भारत में भी बहुत सारे क्रेटर हैं। भारत में कौन सा क्रेटर है उसका कमेंट करके आप मुझे बताएंगे सारी चीज़ें, तो आपको अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, चलिए भारत का नेविगेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, नाविक के बारे में, और INS-1F के बारे में बात करते हैं। दोस्तों एक बहुत ही थोड़ा दुखद खबर है, लेकिन क्या करें, क्योंकि जब आप कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कोई चीज़ रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च कभी कभार फेल भी होता है। तो इसी नाविक सिस्टम के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कि भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम जो है नाविक, ठीक है, ये भारत का स्वदेशी अपना है। ठीक है, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन को बड़ा झटका लगा है। अब झटका क्या लगा है वो आपको बताते हैं। 10 साल पहले मार्च में 2016 में लॉन्च किए गए IRNS-1 जो है एप सैटेलाइट का अंतिम कार्यस्थ एटॉमिक क्लॉक विफल हो गया है। अभी विफल कैसे हो गया वो थोड़ा आपको बताते हैं। देखिए नेविगेशन ये होता है कि जस्ट आप देखेंगे इतने सारे सैटेलाइट्स लगा हुआ है। अब जैसे कि आप गूगल मैप देखते होंगे, गूगल मैप जो है वो भी तो एक नेविगेशन सिस्टम ही है। नेविगेशन सिस्टम तभी तो आपको बताते रहते कि यहाँ जाइए वहाँ जाइए। इसी तरीके से भारत का एक अपना मॉडल था जिसका नाम नाविक था। ठीक है, यहाँ से भी जो हमारे जो डिफेंस के जो लोग हैं वो गूगल मैप यूज नहीं करते, वो ये नाविक सिस्टम यूज करते हैं। नाविक सिस्टम का बहुत सारा यूजेस है, जैसे कि अगर कोई शिप है, देख रहे शिप है या कहीं पे भी वो ट्रैक करते हैं, या डिफेंस के लोग जो हैं वो इस सिस्टम को यूज करते थे, लेकिन ये अभी विफल हो गया था। इस तरीके से वो अपने आपको ये सिग्नल प्रोवाइड कराते रहते हैं, जिससे कि आपको देखने को मिलता है। तो इसका जो IRNS-1 जो था एप सैटेलाइट, वो अंतिम कार्य एटॉमिक क्लॉक जो है वो विफल हो गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि IRNS-1F क्या है, तो ये एक सैटेलाइट था, किसके अंदर में था, नाविक सिस्टम के अंदर में। साथ ही साथ आप देखेंगे कि 13 मार्च 2026 को इसरो ने इस खराबी की पुष्टि की है। नाविक प्रणाली को पूर्ण रूप से काम करने के लिए कम से कम 4 कार्यात्मक उपग्रह की आवश्यकता होगी। तो 13 मार्च को इसरो ने ये बात को बताया है। तो इसमें मेन जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है वो है इसरो। साथ ही साथ नाविक की भारत की अपनी क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है, जिसे GPS विकल्प रूप में विकसित किया गया है। GPS जो है उसके रूप में, विकल्प के रूप में इसे डेवलप किया गया है। तो ये सब चीज़ें था आज के हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग। ये थोड़ा अच्छा न्यूज़ नहीं था, बट क्या करें, जब आप कोई चीज़ काम करते हैं तो आप कभी विफल भी होते हैं, लेकिन सफल वही होता है जो विफल भी होता है, बाद में और प्रयास करता है और बेहतरीन रूप से रंग लाता है। चलिए एक और न्यूज़ है हमारे सामने में, वो है नासा का वैन एलन प्रोब ए पृथ्वी पर पुनः प्रवेश देखने को मिला है। अब ये क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये जो नासा का वैन एलन प्रोब ए जो है, ये पृथ्वी पर पुनः प्रवेश देखने को मिला है। अगर इसके बारे में बात करें तो इसे अगस्त 2012 में लॉन्च किया गया था। कब? अगस्त 2012 में लॉन्च किया गया था। और 11 मार्च को
देखेंगे 2026 में पूर्वी प्रशांत महासागर में गिर गया है। ओके, और ये सौर चक्र की असाधारण सक्रियता के कारण ये अपने निर्धारित समय 2034 से पहले गिर गया है। तो ये भी कोई अच्छा खबर नहीं है, लेकिन वही है कि आप रिसर्च करेंगे, रिसर्च फील्ड में रहेंगे तो आपको ये सब चीज़ देखने पड़ेगा। तो इसका जो मेन जो टाइम जो था 2034 तक था, लेकिन ये अभी ये गिर गया है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात तो नहीं है। साइंस में थोड़ा तो वो झटका देखने को मिला है। इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो नासा के एक पुराने अंतरिक्ष मिशन पृथ्वी के वायुमंडल में अंत हो गया है। वो क्या है? देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र जो है, जिसे विकिरण पट्टियों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था, ये 600 टन का यान था जिसका नाम था बेन प्रोब। ये पृथ्वी का अनियंत्रित पुनः प्रवेश हुआ है, यानी पृथ्वी पर अनियंत्रित हो गया और ये आप एक असाधारण तरीके से प्रशांत महासागर में यह गिर गया है। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम से इस टाइप का क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये मिशन किसका था? बान एलेन प्रोब ए। ये मिशन किसका था? तो ये इससे रिलेटेड है नासा के मिशन था। नासा कहाँ है? अमेरिका में। अब पूर्वी प्रशांत महासागर कहाँ है वो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। तो ये सब चीज़ें दोस्तों अभी चल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में फंसे उच्च ऊर्जा कणों की पट्टियों होती है। तो देखिए, यहाँ पे यही था मेन। अगर इनका काम के बारे में बात कर ले तो इनका काम ये था कि जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका स्टडी करने के लिए भेजा गया था इसको। ठीक है, लेकिन ये 11 मार्च 2026 पूर्वी प्रशांत महासागर में गिर गया है। राइट, नेक्स्ट हम टॉपिक पर बढ़ते हैं, वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बारे में बात करते हैं। चंडीगढ़ देश का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है, दूसरा। ठीक है, इसमें क्या मिला हमें? भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है। वो ये है दोस्तों कि 99.93 साक्षरता दर प्राप्त करने वाला के साथ चंडीगढ़ लद्दाख के बाद दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, दूसरा। तो यहाँ पे पहला कौन है? लद्दाख है। दूसरा कौन है? चंडीगढ़ हो गया है। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं कि आप देखें कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो चल रहा है, जिसका नाम है NILP, और उल्लास मिशन जो चल रहा है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, मोबाइल ऐप के व्यापक उपयोग के माध्यम से ये हासिल की गई है कि इससे साक्षरता दर पता चलता है। और चंडीगढ़ जो है भारत सरकार के अंदर में आता है क्योंकि एक यूटी है। तो यहाँ से अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि देश का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, तो आप सीधा बताएंगे चंडीगढ़ के नाम। चंडीगढ़ जो है दूसरा। आप पहला कौन सा है? लद्दाख। राइट, और यहाँ पर अगर ये पूछ ले कि NILP किस मिशन से जुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये भी उल्लास मिशन के साथ में, ये मतलब साक्षरता से संबंधित ये है। ठीक है, उल्लास मिशन हो गया, NILP हो गया, तो ये चीज़ें। साथ ही साथ बात करते हैं SDG 4 के बारे में, क्योंकि हमारे पास 17 SDG दी गई है। उसी में SDG 4 के अंदर में आता है क्वालिटी एजुकेशन। क्या आता है? एजुकेशन को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम ये भी है। तो इसी के SDG 4 का जो हमारे सामने जो लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने के लिए एक बड़ा कदम इसे माना जाता है। राइट, नेक्स्ट हमारा नंबर आज 12वां का हमारे सामने में टॉपिक है। तो आप देखेंगे कि 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 2025 का आर बेनामुथु को। क्या नाम है? आर बेनामुथु। और ये जो है आप समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट, क्योंकि आपका जो अपकमिंग जो भी एग्जाम आ रहा है उसमें यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली मेक श्योर कीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये क्या है? तो बात करते हैं, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक चलिए सम्मान की घोषणा कर दी गई है। ये जो आप लिटरेचर जो होता है उसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सर्वोच्च माना जाता है इसे। ठीक है, अब आर बेनामुथु के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है? तो ये प्रसिद्ध तमिल कवि है, प्रसिद्ध तमिल कवि है, गीतकार है और लेखक आर बेनामुथु को ये मिला है। ठीक है, बस 2025 के लिए मिला है 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इनके बारे में बात करें तो ये लगभग 35-36 किताब लिख चुके हैं, मे भी 35-36 की किताब के अराउंड ये लिखे हैं। अब बहुत बड़े कवि रहे हैं, गीतकार भी रहे हैं, तो इसीलिए इन्हें अवार्ड मिला है 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लेकर के। ठीक है, अगर और बात करें तो इस प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त करने वाले वो तीसरे तमिल लेखक बन गए हैं। कौन सा? तीसरे तमिल लेखक। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप लोग से पूछ लिया जाए कि ये कौन से नंबर के हैं, खासकर तमिल के बारे में पूछ लेते हैं, तीसरे तमिल लेखक बने हैं। साथ साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च पुरस्कार हमें देखने को मिलता है। साहित्य के क्षेत्र में ये जो है सबसे पुराना और सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार को। तो ये
आपका जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें आप ये आर बेनामुथु के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए। और मैं आप लोग से बस 10 मिनट टाइम लूँगा, आप जुड़े रहिए। और आप लोग के लिए मैं MCQ भी रखा हूँ, आप उससे भी हम लोग करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, राइट। अब बात करते हैं मयंक चक्रवर्ती के बारे में। मयंक चक्रवर्ती क्या किया दोस्तों कि पूर्वोत्तर भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं मयंक चक्रवर्ती। अब इसके हम थोड़ा बातें करते हैं। तो ये है 16 वर्षीय इंटरनेशनल मास्टर मयंक चक्रवर्ती, पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट का असम के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो असम से हैं ये, ठीक है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित 8वें सीजन टूर्नामेंट में उन्होंने अपना अंतिम नॉर्म हासिल किया है। ये भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं, 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन? तो मयंक चक्रवर्ती। आपका एग्जाम में पूछ ले कि मयंक चक्रवर्ती क्या है, तो ये आप देखेंगे कि ग्रैंड मास्टर बने हैं, चेस से संबंधित है, राइट। और ये कहाँ पे ये हो रहा था? तो स्वीडन के स्टॉकहोम में हो रहा था। 8वां सेशन चल रहा है GM टूर्नामेंट में, ठीक है। GM टूर्नामेंट में ये ग्रैंड मास्टर का टूर्नामेंट जो है उसमें उन्होंने हासिल किया है, राइट। इसी के साथ मिलते हैं भारत शतरंज क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल हुआ है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर बना अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। और आप देखेंगे कि इसका जो पूर्वोत्तर भारत से संबंधित है। साथ ही जो शतरंज जो है खेल में विश्व शतरंज महासंघ FIDE द्वारा जाने वाले सर्वोच्च खिताब माना जाता है इसे, ठीक है। ग्रैंड मास्टर को शतरंज के खेल में ये विश्व शतरंज महासंघ यानी FIDE द्वारा दिया गया सर्वोच्च खिताब माना जाता है। तो मयंक चक्रवर्ती के बारे में हमसे पूछ ले तो ये ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन से नंबर के? तो 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। कहाँ से संबंधित है? आसाम से संबंधित है। और कितने वर्ष के हैं? तो 16 वर्ष के हैं, राइट। तो खासकर नॉर्थ ईस्ट के पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपसे एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में ये पूछ लिया जाए, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है पूर्ण स्वलिखित हल्दिया बल्क टर्मिनल के बारे में बात करते हैं। इनका उद्घाटन मोदी जी खुद किए हैं, ठीक है। और ये जो है मध्य पश्चिम बंगाल में इसका उद्घाटन किया गया है और इसे अडानी पोर्ट द्वारा विकसित किया गया है। किसने विकसित किया है? अडानी पोर्ट द्वारा। अब मोदी जी इसका उद्घाटन खुद किए हैं, ठीक है। कहाँ पे है ये? तो हल्दिया डिस्ट्रिक्ट जो है पश्चिम बंगाल में इसका मतलब है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं डिटेल में। तो ये पूर्वी तट पर व्यापार और रसद लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए बंदरगाह के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किया गया है। यह अत्याधुनिक पूरी तरह से स्वचालित यानी फुली ऑटोमेटेड ड्राई बल्क हैंडलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ हमें देखने को क्या मिलता है दोस्तों, ये कि हल्दिया बंदरगाह जो है हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। कहाँ पे? हुगली नदी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हल्दिया बंदरगाह जो हल्दिया पोर्ट जो है कौन सी नदी पे है? तो ये हुगली नदी पे है। इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट यानी कोलकाता के एक प्रमुख डॉक सिस्टम के रूप में जाना जाता है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है आप देखते हैं इतने बड़े फेम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी चुनाव होने वाला है आपका बंगाल में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा चांस है कि आपसे पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी कि इनका उद्घाटन किसने किया था? तो मोदी जी ने किया था, ठीक है। और ये कहाँ पे है? हल्दिया बल्क टर्मिनल। तो यह पश्चिम बंगाल में है। इसका निर्माण किसने किया था? तो अडानी पोर्ट में इसका निर्माण विकसित किया गया है। और कौन सी नदी पे है? तो हुगली नदी पे स्थित है। बस इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए, राइट। आज का हमारा अंतिम टॉपिक, उसके बाद में हम 10 MCQ देखेंगे, आप लोग जरूर जुड़े रहें। चलिए तो हम बात करते हैं कि हमारे पश्चिमी घाट में नई कैटफिश प्रजाति जिसका नाम है एम्ब्लिसेप्स वेब की खोज की गई है। अब ये क्या है दोस्तों? तो आप देख रहे हैं, आप ये देखिए, ये जो है एक नई प्रजाति है जिसका नाम है एम्ब्लिसेप्स वेब। तो इसकी खोज की गई है। तो क्या ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो डेफिनेटली आपके UPSC एग्जाम जो है प्रीलिम्स में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब UPSC पूछ रहा है तो आपको PCS भी डेफिनेटली पूछेगा, ठीक है। तो आपको बता दूं कि भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्रों में जैव विविधता नियंत्रण हो रही खोज का हिस्सा है, ठीक है। इसी में शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट, आपको पूर्वी घाट तो पता ही होगा, इसमें पश्चिमी घाट में खोज क्या किया है? पश्चिमी घाट में पहाड़ी जल धाराओं में एक दुर्लभ और कैटफिश की प्रजाति की पहचान की गई है। कैटफिश प्रजाति है ये। साथ ही साथ इसका बात करते हैं, एम्ब्लिसेप्स वाक्य रखा गया है। इसका नाम क्या है? एम्ब्लिसेप्स वाक्य इसका नाम रखा गया है। अगर इस वाक्य का मतलब हम बात करें वायव्य यानी नॉर्थ वेस्ट दिशा के आधार पर इसका वैज्ञानिक नामकरण किया गया है, क्योंकि ये कहाँ पे मिला है? तो ये नॉर्थ वेस्ट में मिला है, इसलिए इसका नाम वायव्य रखा गया है।
साथ साथ लोकेशन की बात करें तो ये जो है मेन है मुख्य रूप से गोवा और महाराष्ट्र की सीमाएं को पश्चिमी घाट के रूप में कंक्लूड करता है। साथ साथ बात करें अगर पश्चिमी घाट के बारे में तो इसको सह्याद्री भी कहा जाता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है और ये यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि खास करके अगर ये पूछ ले कि एमीब्लेसप्स वाइबिया क्या है, तो ये प्रजाति है किसका, कैटफिश की प्रजाति की पहचान की गई है। कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में की गई है। तो ये इसके इमेजेस है। तो इस तरीके से तो दोस्तों यहाँ से आपका आज का जो टोटल जो 15 जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था वो यहाँ से समाप्त होता है। अब हम इसके MCQ देखते हैं इसी से रिलेटेड, बस और आपसे 5 मिनट का टाइम लूँगा, अब फिर हम आपको फ्री कर देंगे, ठीक है। अब जितने सारे जो कंटेंट है ये बेहतरीन कंटेंट है, ऐसा कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है। चलिए हम पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको हम टाइम भी देंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड टाइम देंगे, आप लोग आंसर देंगे। और ये क्वेश्चन आज ही से रिलेटेड है, जो मैं आपको पढ़ाया हूँ उसी से रिलेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं सुजल गांव आईडी के बारे में। सुजल गांव आईडी पहल किस मिशन से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन है स्वच्छ भारत मिशन से, जल जीवन मिशन से, नमामि गंगे मिशन से, या अटल भूजल योजना से। तो अब आपका यहाँ से टाइम शुरू होता है, जवाब दीजिए दोस्तों, पूरे 10 सेकंड टाइम। ओके, तो यहाँ से आपका समय समाप्त होता है 10 सेकंड का। अब यहाँ आपका राइट आंसर क्या है, कमेंट में हमें दिए हैं कुछ लोग। इसका जो है वो है जल जीवन मिशन के अंदर में आता है ये भूजल, ठीक है। तो आंसर इसका यही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है खार्ग द्वीप के बारे में। खार्ग आइलैंड जो है किस देश से संबंधित है, डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा, इसके बारे में बात की है। तो ऑप्शन ए में है सऊदी अरब, ऑप्शन बी में है कुवैत, ऑप्शन सी में है ईरान, ऑप्शन डी में है ओमान, ठीक है। आप आंसर दीजिए, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। जी दोस्तों, चलिए तो इसका आंसर के बारे में बात करते हैं, वो है ईरान। क्या है, ईरान, राइट। यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिएगा। आप देखते हैं कि ब्रिक्स संगठन में एस किस देश से प्रतिनिधित्व करता है, एस जो है किस देश का प्रतिनिधित्व करता है वो आप बताएंगे। ऑप्शन ए में है स्पेन, ऑप्शन बी में है सिंगापुर, ऑप्शन सी में है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी में है स्वीडन। आप इसका भी आंसर देंगे। आंसर कैसे देंगे आप, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 Q3 करके उसके इक्वल टू में जो उसका आंसर होगा आप सी लिख सकते हैं, इतना टाइम नहीं है। तो चलिए यहाँ से आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, साउथ अफ्रीका। 2010 में इसको शामिल किया गया था, आप यहाँ से पढ़ेंगे। ब्रिक्स 2006 में बना था और 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें जुड़ने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया, ठीक है। इसका मेंबर कंट्री कौन है, ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, बाद में इसके ये साउथ अफ्रीका। क्या ईरान भी इसके मेंबर है, तो जी डेफिनेटली ईरान भी मेंबर है। अगर नहीं पता तो आप थोड़ा क्लास देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम आज के चौथा क्वेश्चन के बारे में, वो है आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड। उसके अनुसार FY 2026 के लिए अनुमानित रियल GDP वृद्धि दर कितनी है, उसके अनुसार मैं पूरी बात किया हूँ आज। तो इसमें देखेंगे कि ए में है 5.4%, बी में है 6.2%, सी में है 7.4% या डी में है 8.5%। आप हमें आंसर देंगे और आपको आंसर देना चाहिए, क्योंकि इतने अगर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। चलिए यहाँ से आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ से आपका 10 सेकंड का समय समाप्त। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो होगा सी, 7.4%, राइट। तो सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। अब बात करते हैं NDMC लिमिटेड किस क्षेत्र से संबंधित है, इसके बारे में अच्छे से बात की है आज। बताइए इसका आंसर। ऑप्शन ए में ऊर्जा उत्पादन से, खनन से संबंधित है, बैंकिंग से या दूरसंचार से। आपका यहाँ से टाइम स्टार्ट करता हूँ, आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से आपका 10 सेकंड का समय होता है समाप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खनन से, यानी माइनिंग से संबंधित NDMC। अब इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये भारत की प्रमुख लॉ एस का खनन कंपनी है और ये इस्पात मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक नवरत्न कंपनी के रूप में काम करता है। ये पहली नवरत्न कंपनी है जो भारत के सार्वजनिक कंपनी के रूप में काम करती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए में है मुंबई,
ऑप्शन बी में चेन्नई, ऑप्शन सी में नई दिल्ली, ऑप्शन डी में कोलकाता। कहाँ पर आयोजित की गई है वो आपको बताना है। चलिए यहाँ से आपका टाइम होता है स्टार्ट। ओके, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट हमारे सामने में है आज का 7वां क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन करेंगे टोटल। वो है ऑस्बेकिया जुबिन गर्गियाना किससे संबंधित है? इसके बारे में अच्छे से बात करें। नई मछली प्रजाति से, नई पौधे प्रजाति से, नया खनिज से, या नया वायरस से। ठीक है, तो ये 4 आपके पास ऑप्शन है। अब मुझे 10 सेकंड आपको देता हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट में। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोग जवाब भी दिए हैं। तो वो है इसका दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा इसका नई पौधे की प्रजाति से। किससे? नई पौधे की प्रजाति से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं, तो बी इसका आंसर होगा सही। ठीक है, नए पौधे की प्रजाति से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन वो है नाविक प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? नाविक प्रणाली जो था जिसके बारे में हमने बात भी किया था। तो ऑप्शन ए में है DRDO, ऑप्शन बी में इसरो, ऑप्शन सी में है नासा, ऑप्शन डी में है ESA। ठीक है, तो आप बताइए। यहाँ से मैं 10 सेकंड टाइम दे रहा हूँ आप लोगों से। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा इसरो। चलिए 9वां क्वेश्चन आज का। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ये इसके बारे में आज बात किए हम डिटेल में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो किस क्षेत्र से संबंधित है? वह विज्ञान से संबंधित है, या साहित्य से संबंधित है, या खेल से संबंधित है, या पर्यावरण से संबंधित है? आप बताएंगे मुझे। 10 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास में। ओके, तो ये जो संबंधित जो है वो है आपका दोस्तों साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार के रूप में है, यह भारतीय भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है। आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन जो है एम्बेलेसेप्स बैनबी किससे संबंधित है? एम्बेलेसेप्स बैनबी किससे संबंधित है? इसके बारे में थोड़ा हम अभी बात किए हैं। वो है नई पक्षी प्रजाति से, नई कैटफिश प्रजाति से, नई तितली प्रजाति से, या नई मेढक प्रजाति से। चलिए आपके सामने में ये टाइम स्टार्ट। 10 सेकंड टाइम आपके पास में। ओके, तो बहुत सारे लोग ने अच्छे आंसर दिए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा नई कैटफिश प्रजाति से संबंधित है। ये एम्बेलेसेप्स बैनबी जो है नई कैटफिश प्रजाति से। तो दोस्तों इस तरीके से आपका आज का जो 10 जो टोटल जो क्वेश्चन जो था ये यहाँ से आपका समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको कितना नंबर आया है, आप कितना मार्क यहाँ पे आए 10 में से, क्योंकि पढ़ाया भी हूँ आप फिर समझाया भी हूँ। राइट, तो दोस्तों तो यहाँ से आज के डेट में हमने देखा कि 16 मार्च से रिलेटेड जितने भी जो मेजर जो 15 इंपोर्टेंट टॉपिक था वो साथ साथ हमने 10 MCQ भी देखने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, अब बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया हूँ, जिससे कि आपका चाहे आप PCS एग्जाम दे रहे हैं, या वनडे एग्जाम दे रहे हैं, या सिविल सर्विस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका कहीं से भी क्वेश्चन आता है, अगर आप इस तरीके से इस अप्रोच के साथ में अगर पढ़ते हैं तो आपका कहीं से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। क्योंकि करेंट अफेयर जो है आप ये सोचेंगे कि हम बस 18 मार्क का काम कर ले, नहीं होगा। इसीलिए हमारा प्रयास ये है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाए, उसके बाद में हम उसका MCQ भी देखते हैं, जिससे कि आपके अंदर में जो क्लैरिटी लेवल बढ़ सके और आप करंट अफेयर समझने का प्रयास करें। क्योंकि करंट अफेयर वही चीज़ है जो चीज़ें चलता रहता है। राइट, तो दोस्तों तो यहाँ तक अगर आप वीडियो देखे तो आप लोगों का बहुत थैंक यू सो मच। अगर आप कल का लेक्चर नहीं देखे होंगे तो वो भी लेक्चर आप देख ले, या वीडियो के लास्ट में वो आ जाएगा, आप उसे क्लिक करके वो भी लेक्चर आप जरूर देख ले। साथ ही साथ जो इस आज के क्लास का जो आप ये अगर ये PPT लेना चाहते हैं या PDF फॉर्मेट में इसे दे दूंगा, तो आप एग्जाम एलिवेट के जो टेलीग्राम है, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक से ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम पे, और आपको वहाँ से इजीली आप डाउनलोड कर पाएंगे, मैं उसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए।